मुद्रा वाला या बैंकिंग वाला टॉपिक किया था, उसी के आगे हम और बढ़ते जाएंगे, है ना। चलिए यहां पर क्या है तो देखेंगे, क्वेश्चन यहां पर आपके सामने पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़िए एक एक करके, है ना, फिर चलते हैं आगे हम लोग। नॉट ट्रेडेड थ्रू बीएससी एनएससी और कमोडिटी एक्सचेंज, इनका कहना मतलब है कि सेबी वगैरह के जो प्लेटफॉर्म है उन सब के थ्रू इसे ट्रेड नहीं किया जाता। यह है कौन सी चीज, अच्छा वो भी देखेंगे। संतोष गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। डेंजर ऑफ हैकिंग, फिशिंग, मालवेयर, पासवर्ड लॉस्ट। कहते हैं हैकिंग, फिशिंग, मैलवेयर, पासवर्ड खो जाने का खतरा तो रहता है ना। अनइंटेंशनली ब्रीचिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, अनजाने में मुद्रा शोधन विरोधी कानून का उल्लंघन हो सकता है इससे। उपरोक्त में से कौन सा डिजिटल मुद्रा से संबंधित आरबीआई की चिंता का एक कारण हो सकता है। प्रश्न क्या था कि अच्छा ये तीनों स्टेटमेंट डिजिटल मनी से रिलेटेड हैं और इन्होंने कहा कि इनमें से कौन से कारण हैं जो आरबीआई को चिंतित कर सकते हैं। तो पहला तो इन्होंने लिखा है कि भाई एक कारण हो सकता है कि वो बीएससी एनएससी या कम्युनिटी एक्सचेंज या जिस तरीके से शेयर और ये सब चीजें बेची जाती है उस तरीके से डिजिटल कॉइन नहीं होता, एक ये है, तो रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। हैकिंग, फिशिंग, मैलवेयर या पासवर्ड खो जाने का खतरा होगा। और दूसरा कहा कि हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी खतरा यहां पर हो जाए। कैसे हैं आप, आंसर करिए। तो कुछ बच्चों ने आंसर करना शुरू किया है, ए आंसर है। अच्छा जी, आइए जरा मैं समझाता हूं आपको। देखो भाई, डिजिटल क्वाइन का क्या सिस्टम है कि डिजिटल क्वाइन या डिजिटल जो मनी है वो एक इंटरनेट बेस्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना। क्लियर है ये, यानी कि ऐसी मुद्रा जो इंटरनेट पर आधारित है। तो ये बात तो सही है कि इसमें अगर ये हल्की फुल्की टेक्नोलॉजी पर बनेगा तो पॉसिबिलिटी है कि कोई हैक कर ले, पॉसिबिलिटी है पासवर्ड खो जाए, पॉसिबिलिटी है कोई मैलवेयर कर दे यानी कि छेड़छाड़ कर दे, ये सब तो संभव है कि नहीं। यस। अब इंटरनेट बेस्ड मुद्रा है लेकिन इसे वॉलेट सिस्टम पर चलती है। किस पर चलती है, वॉलेट। तो वॉलेट पर चलेगी तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से इसको ट्रेड करने के लिए सेबी यानी कि नॉट लिस्टेड विथ स्टॉक एक्सचेंज, उसको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके अलग प्लेटफॉर्म होते हैं छोटे मोटे और ये चलती हुई वॉलेट सिस्टम पर है ना। तो एक तो ये, दूसरा डिजिटल कॉइन की एक समस्या ये है, जैसे मान लो अगर रुपयों में कोई ट्रेड करता है तो उसको पकड़ना आसान है। जैसे अगर मैं कहूं कि रुपयों में लेन देन किया जाए तो अगर उसने कैश में किया तब तो उसे कभी भी पकड़ लोगे, अगर उसे अकाउंट से करोगे तब भी, यानी कि ये ट्रैक किए जा सकते हैं। अब डिजिटल कॉइन में क्या प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, ये एक हमेशा चुनौती रहती है। तो हो सकता है कि ये ब्लैक मनी के रूप में डिजिटल कॉइन यूज किए जाएं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहां पर लेता हूं एग्जांपल बिटकॉइन का। अब बिटकॉइन के साथ एक समस्या या अच्छी चीज क्या है पता है, कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी कि एक ऐसी मुद्रा है जो जो किसी के कंट्रोल में नहीं आती। तो अब बताओ कोई अगर बिटकॉइन में लेन देन करेगा तो उसे पकड़ना कठिन होगा ना। तो ब्लैक मनी से इधर से उधर भेजी जा सकती है। हम पहले ब्लैक मनी पैसे को बिटकॉइन में तब्दील करेंगे
और फिर बिटकॉइन से किसी को भेज देंगे, वो बिटकॉइन किसी और देश में चला जाएगा और आसानी से उसे ब्लैक से व्हाइट ये सब किया जा सकता है। तो वो खतरा तो यहां पर बना रहेगा, देखो, है ना। तो खतरा अगर बना रहेगा तो आ जाओ फिर। बीएसई एनएससी कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से कारोबार नहीं किया। यस, ये एकदम सही है। क्या सही होना चाहिए? बिल्कुल हैकिंग और ये सब पासवर्ड खो जाने की सुविधा, क्योंकि डिजिटल है। अनजाने में मुद्रा शोधन यानी कि ब्लैक से व्हाइट की व्यवस्था भी हो सकती है। तो ऑल डी, डी इज करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा? डी। चलिए नेक्स्ट। भारत में कौन सा, भारत में से निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल एटीएम इन इंडिया? इनमें से कौन सभी एटीएम को आपस में जोड़ता है? सभी लोग आंसर करिए जी। पहला, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल। तीसरा, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चौथा, भारतीय रिजर्व बैंक। आंसर करिए। किसी ने लिखा है एनएसडीएल, अच्छा, दूसरे का टी, दूसरे का ओके ग्रेट। देखो बेटा, हमारे यहां एटीएम को जो लोग 2 और 3 4 में हैं वो लोगों को बता दूं, एटीएम को, एटीएम की जो लिंकिंग है वो बाई एनपीसीआई की जाती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2008 और इसको ही आजकल हमने काम सौंप रखा है कि आप मॉडर्नाइजेशन करिए, डिजिटलाइजेशन करिए, है ना, यानी कि मॉडर्नाइज भी करिए और डिजिटल भी कर दीजिए ये। और इसी के बारे में आपको पता होगा कि इसके कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी हैं, जैसे एनपीसीआई ने हमारे लिए यूपीआई बनाया, एनपीसीआई का ही एक नैश सिस्टम भी है, एनपीसीआई की तरफ से ही हमें रुपे कार्ड दिया गया, एनपीसीआई ने ही भारत क्यूआर, क्यूआर जो बनाते हैं, है ना, वो बनाया, एनपीसीआई ने भीम ऐप बनाया, है ना, याद रखना ये सब। तो एनपीसीआई, और जो लोग एनएसडीएल लिख रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, भारत में एक डिपॉजिटरी का काम करती है। किसका काम करती है? लिख लीजिए, डिपॉजिटरी का, ठीक। और इसका संबंध जो है वो सेबी से है, ठीक है। और ध्यान रखना, जो शेयर एंड जो सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर एंड बॉन्ड्स वगैरह ये सब, उनको स्टोर किया जाता है यहां पर। अगर कभी ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो ये नहीं है, ठीक है। उसका काम शेयर वगैरह को स्टोर करने का है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि क्या आंसर होगा, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा? सब लोग बोलिए, सी इज करेक्ट आंसर। क्यों सी करेक्ट है? बिकॉज सी इज ऑलवेज राइट, है ना। क्यों होगा सी करेक्ट? यस। लेकिन हमेशा सी होगा क्या, जरा देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। इंग्लिश में नहीं पढ़ा, अच्छा कोई बात नहीं, इंग्लिश में पढ़ो। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स टू प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। सेकंड, एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम। एनपीसीआई ने रुपे कार्ड भुगतान योजना शुरू की है। बताइए तीसरा, तीसरे का क्या सही होना चाहिए? सी, ठीक है जी। तो बिल्कुल सही है बेटा, एनपीसीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करता है, एनपीसीआई रुपे कार्ड योजना भी चलाता है, तो स्टेटमेंट ठीक है। यहां पर एक शब्द आया है फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको भी समझ लो
क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन? कभी कभी बार बार आएगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन या आप इसे वित्तीय समावेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक, ठीक है, ट्राइज टू कनेक्ट मैक्सिमम पॉपुलेशन टू फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ा जाए, उसे कहते हैं वित्तीय समावेशन। एग्जांपल लीजिए, लोगों को बैंक से जोड़ा जाए, लोगों को इंश्योरेंस स्कीम से जोड़ा जाए, पेंशन योजनाओं से जोड़ा जाए, लोगों को पोस्ट ऑफिस से जोड़ दिया जाए, लोगों को एनबीएफसी से जोड़ दिया जाए। ये सब जब चीजें होती हैं, इन्हीं सब चीजों को हम लोग ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अधिक से अधिक लोगों को यहां पर ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम कहा जाता है। अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है, और जब हम जोड़ते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, इस इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? अब मैं आपसे यहां पर पूछना चाहता हूं कि किसी योजनाओं के नाम बताइए, ठीक है, जो भारत में वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाती हो। जल्दी से आंसर करिए, 1 2 3 4, जल्दी आंसर करिए। कोई ऐसी योजनाएं जो भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाती हो, बताइए। जल्दी आंसर करें। जो भारत में क्या करती हो? वित्तीय समावेशन को बढ़ाती हो। हाँ जी, पीएम जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना है, पीएम सुरक्षा, यस, जनधन, ग्रेट। तो हम लिख सकते हैं कि जनधन, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? सुरक्षा बीमा योजना। ऐसी कोई भी योजना सोच लो जिस योजना का संबंध किससे हो? बैंक से, इंश्योरेंस से, है ना। और ऐसी एक हो जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना। आजकल तो हम किसान सम्मान निधि भी खाते में आता है, खाते के जहां ऐसे गए वो हो गया बस, और क्या। सुकन्या, है ना। इज इज क्लियर? तो ये सारी योजनाएं आपके देश में विस्तार करेंगी। चलिए, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कभी कभी समाचारों में आने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of the following best describe the term merchant discount rate sometimes seen in the news? Seen in the news. किसी बैंक द्वारा देखिए, मर्चेंट डिस्काउंट रेट की परिभाषा पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। फिर लिखा हुआ है कि किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक से संबंधित
डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन, the incentive given by a bank to a merchant for accepting the payment through debit cards pertaining to that bank। अब इसका पहले का मतलब क्या है इसको भी समझ लो। इनका कहने का मतलब है कि कोई बैंक कुछ पैसा देती है किसी व्यापारी को कि भाई तुम अपने यहाँ पर ये एटीएम कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पैसा लो, है ना, स्वाइप करके पहला पेटे। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को भुगतान की जाने वाली वह राशि जब वे वस्तुओं और सेवाओं की खरीद हेतु वित्तीय लेन देन के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं। द अमाउंट पेड बाय बैंक्स टू देयर कस्टमर्स व्हेन दे यूज डेबिट कार्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में पहले में कह रहा था कि पैसा बैंक देती है व्यापारी को, दूसरे में कह रहा पैसा बैंक देती है कस्टमर को कि तुमने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज किया है ना। थर्ड स्टेटमेंट, बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंक द्वारा व्यापारी को दिया जाने वाला शुल्क। तो यहां पर क्या कहना है कि चार्ज टू अ मर्चेंट बाय, इधर का हिंदी नहीं पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ के देना है आंसर। चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर्स थ्रू आउट द बैंक्स डेबिट कार्ड। इन्होंने कहा कि एक चार्ज लगाती है बैंक व्यापारी के ऊपर कि उसने अपने यहां पर इससे पैसा लिया है, कार्ड से पैसा लिया है। थर्ड ये है। फिर चौथा, बिक्री का पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से अपने ग्राहकों द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों को सरकार द्वारा दिया गया प्रोत्साहन। फोर्थ स्टेटमेंट यह कहता है कि यहां पर कुछ पैसे व्यापारी को दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से जिससे वो और भी ज्यादा अपने यहां डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। चलिए गेस करिए, डी होना चाहिए, डी होना चाहिए, चौथे का डी होना चाहिए। अच्छा जी, सबने डी 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 कर दिया। चलिए कितने दीदी हो गए, आओ देखो भाई, अब हम समझते हैं ये MDR क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखना, जो पॉइंट ऑफ सेल होता है यानी कि शॉपकीपर, ठीक है, शॉपकीपर मान लो या उसे एक मर्चेंट मान लो यानी कि दुकानदार मान लो, ये दुकानदार है, या फिर उसे कोई व्यापारी मान लो, है ना। ये सारी चीजें पॉइंट ऑफ सेल या मर्चेंट या दुकानदार या व्यापारी। अब इसके पास जाओगे तो एक मशीन होगी, है ना, स्वाइप मशीन होगी कि नहीं होगी। अब कोई बंदा आएगा, कार्ड स्वाइप करता है, ठीक है, कार्ड खींचता है, तो बैंक यहां पर एक सुविधा दे रही है कि नहीं। अच्छा जी, इस सुविधा से फायदा किसको हो रहा है, जो मर्चेंट है। बेनिफिट देखो, मर्चेंट का व्यापार बढ़ रहा है, मर्चेंट ग्रो कर रहा है, तेजी से आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ जरा, है कि नहीं। पहले वो कैश में था, अब तो बहुत सारे लोग आते हैं, यूं वन वन एकदम करते हैं, बैंक की वजह से लोग ज्यादा आने लग गए, खूब बिक्री बढ़ने लग गई। हाँ, तो फायदा इसको हो रहा है ना, हाँ या ना, बोलो जी, फायदा इसको हो रहा है। तो बैंक कहता, बैंक की सर्विसेज के लिए कुछ फीस देनी पड़ेगी। बात आई समझ में आपको, बैंक की सेवाओं के लिए कुछ फीस देनी पड़ेगी, और जो फीस उसे देनी पड़ती है उसे हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। अक्सर आप कार्ड दुकानों पर जाते हैं, जब आप कहते हैं स्वाइप कर दो तो कहते हैं 2% एक्स्ट्रा लेंगे हम, वो लगेगा 2% एक्स्ट्रा, 1% एक्स्ट्रा, जो भी पहले होता था। तो वो ऐसा इसलिए कहता था क्योंकि वो शुल्क उसे पे करना पड़ेगा आगे,
अब चाहे तो वो पे करे चाहे कस्टमर पे करे, बैंक को तो अपनी सेवाओं के लिए भाई वो कार्ड वार्ड का सिस्टम दिया तो उसके लिए चाहिए पैसा, है ना। चलिए, तो अब जरा लगाइए दिमाग अपना कि इसमें कौन सा सही है। पहले में कहना है कि पैसा मर्चेंट को यानी कि बैंक व्यापारी को देती है बैंक, बैंक थोड़ी ना देती। तो उसमें कह रहे कि पैसा कस्टमर को देती है बैंक, कस्टमर को नहीं देती। चौथे में कह रहे हैं कि सरकार पैसा देती है यहां पर कैशलेस चीजों को बढ़ाने के लिए, ये भी गलत है। तीसरा ठीक है कि एक चार्ज लगाया जाता है मर्चेंट के ऊपर बैंक के द्वारा, सो दैट बैंक की ऊपरी सुविधाएं उसको देती रहें, एक्स्ट्रा मनी नहीं दे रहे। हाँ ठीक है, ओके डन। चलो, यूपीआई के बारे में यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया, यूपीआई के बारे में। बेटा ये क्वेश्चन तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूपीआई। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को संचालित करती है। यूपीआई इज अ सिस्टम which operates, UPI is a system that powers multiple bank accounts into a single mobile application। कहते हैं कि एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में आप कई सारे बैंक अकाउंट अपने यूपीआई से जोड़ सकते हो। दूसरा, यूपीआई वर्तमान में एनपीसीआई द्वारा संचालित है। करंटली यूपीआई को एनपीसीआई ने बनाया, जिसमें नैश, आईएमपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, बीबीपीएस, रुपए आदि भी शामिल हैं। क्या है भाई? 5 का सी। सबको याद है ना कि यूपीआई क्या है? यूपीआई बेटा एक पेमेंट इंटरफेस। याद रखना, यूपीआई कोई ऐसा ऐप नहीं है जिससे पैसा आप ले सकें, मतलब पैसा आप भेज सकें। सॉरी, यूपीआई वो इंटरफेस है, यूपीआई का इस्तेमाल होता है एक खाते को दूसरे खाते से जोड़ने के लिए, और यूपीआई का प्रयोग करके हम पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। ठीक है, तो यूपीआई के माध्यम से आपको एक ही अकाउंट, मतलब हमारे पास एक ही यूपीआई है, फिर मैं चाहूं से कई सारे यूपीआई कई सारे अकाउंट से कनेक्ट कर सकता हूं, है ना। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, और यूपीआई एनपीसीआई ने बनाया, और एनपीसीआई के बहुत अन्य उत्पाद भी हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो करेक्ट हो गया, तो 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत भुगतान इंटरफेस को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? संभावित परिणाम है सी, यस। बाकी हालचाल ठीक है तुम लोगों के? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ। हाँ जी, आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा यूपीआई के लागू करने से क्या देखने को मिलेगा? पहली चीज, ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं होगी। मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर द ऑनलाइन पेमेंट। एंड लगभग 2 दशकों में डिजिटल मुद्रा पूरी तरीके से भौतिक मुद्रा का स्थान ले लेगी। डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 डिकेड्स। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में भारी वृद्धि होगी। एफडीआई इनफ्लोज विल ड्रास्टिकली इंक्रीज। गरीब लोगों को सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण बहुत प्रभावी हो जाएगा। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ द सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। देखते हैं क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन। आंसर दीजिए, बी दे रहे हैं लोग आंसर। अच्छा जी, जरा आप सोचो, अगर मैं आपसे कहूं, जरा ध्यान दीजिए, फिर हम आएंगे क्वेश्चन के ऊपर। जब मैं यूपीआई कहता हूं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफाइड पेमेंट
इंटरफेस, ठीक है जी, इंटरफेस। यूपीआई डेवलप्ड बाई, जल्दी से लिखिए, डेवलप्ड बाई एनपीसीआई, विच ईयर 2016। यूपीआई कैसे काम करता है? इंटर लिंक विद बैंक अकाउंट, है ना। एग्जाम्पल, ये अकाउंट है और ये बीच में यूपीआई है और ये दूसरा अकाउंट है। यहां से पैसा उठाएंगे और यहां से पैसा यहां ले जाएंगे, है ना, लेकिन पैसा अकाउंट से उठाएंगे, अकाउंट में ही डालेंगे। बोलो, ठीक। वॉलेट का मतलब क्या है? तो एक अकाउंट दूसरे अकाउंट में पैसा भेजता है कि नहीं भेजता है? यस, इसके ही इस्तेमाल करते हैं हम यूपीआई के लिए, है ना, यूपीआई से ही करते हैं। पहले क्या होता था, याद करो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं पेटीएम का, याद है? पहले पेटीएम से पैसा हम लोग एक वॉलेट में भेजते थे, पेटीएम का अपना एक वॉलेट सिस्टम था, फिर वॉलेट से किसी दूसरे वॉलेट में भेजा जाता था और फिर वो पेटीएम, है ना, ऐसे वॉलेट से वॉलेट चलता था। अब ये वॉलेट वॉलेट सिस्टम नहीं है, अब डायरेक्ट अकाउंट से अकाउंट चलता है कि नहीं? ध्यान रखना। तो याद रखेंगे ये चीज को, तो यहां पर याद रखना है कि वॉलेट सिस्टम की जरूरत यूपीआई में नहीं पड़ती। अब बेटा पढ़ लेंगे थोड़ा सा, वॉलेट सिस्टम की यूपीआई में कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल पहली चीज याद रखेंगे कि यहां ये जो है वो मोबाइल वॉलेट पर नहीं चलता, बल्कि ये अकाउंट से अकाउंट कनेक्ट होता है, ठीक है। हमारे हमारे क्या हम यूपीआई में पैसा भेजते हैं जब, तो यूपीआई से पैसा भेजने के लिए क्या हम पहले किसी वॉलेट में भेजते हैं फिर भेजते हैं, कि या सीधा अकाउंट से अकाउंट में भेजते हैं, है ना? ये चीज ध्यान रखो। तो ये बात याद रखेंगे, मोबाइल वॉलेट। अच्छा, आपने बाकी के आंसर्स भी देख लिए, वो समझना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? डिजिटल करेंसी फिजिकल करेंसी को रिप्लेस कर अगले 20 सालों में, ऐसा नहीं है ना। डिजिटल करेंसी एक ऑप्शन हो सकती है, हाँ ये है कि डिजिटल करेंसी का चलन बढ़ सकता है, बट ये नहीं है ना कि पूरी तरीके से कागज के नोट बंद हो जाएंगे, ये नहीं, गलत। फिर कह रहे हैं कि एफडीआई बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। किस चीज में बढ़ जाएगी भाई तेजी से? यूपीआई की सुविधा आने से क्या क्या तेजी बढ़ जाएगी बताओ जरा। थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है बट ड्रास्टिकली नहीं। फिर कहते हैं कि एफडीआई का इस्तेमाल गरीब लोगों को सब्सिडी देने, मतलब यूपीआई का इस्तेमाल गरीब लोगों को सब्सिडी, अरे सरकार सब्सिडी करोड़ों लोगों को देती है। अब करोड़ों लोगों को जब सब्सिडी दी जाएगी तो क्या वहां पर एक एक आदमी को चुन चुन के, यूपीआई में तो एक बार में एक ही आदमी को भेज सकते हैं, तो एक एक आदमी को देगी तो हजारों साल तक तो देती रहेगी। तो ये भी ठीक नहीं है। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली, ठीक है। तो पहला यहां पर सही है। चलिए, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए जरा। Bheem app allows the user to transfer money to anyone with the UPI enabled bank account. कहते हैं ऐसा कोई भी खाता जो यूपीआई से जुड़ा हो, भीम ऐप उसमें पैसा भेज सकता है। दूसरा, while a chip pin debit card has 4 factor of authentication, Bheem app has only 2 factors of authentication. जहां चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के लिए 4 कारक होते हैं, भीम ऐप में 2 ही होते हैं। भीम ऐप में केवल 2 कारक होते हैं। बताइए जरा, बोलिए। सी आंसर किया है, 7वें का ए है आंसर, कुछ लोग कह रहे हैं 7th ए, यस बोथ, ओके। अच्छा जी, तो सबको पता है कि सरकार की तरफ से, सरकार कह रहा हूं, यहां पर देखिए एनपीसीआई की तरफ से
भीम ऐप डेवलप किया गया है ना। और भीम ऐप का काम क्या था? भीम ऐप का काम है यूपीआई एनेबल्ड ट्रांसफर करना, ठीक है। लेकिन यहां भी अकाउंट से अकाउंट ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। यानी कि जो लोग अपने बैंक अपना खुद का कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज नहीं करते, चाहे वो क्रेड हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, तो उसकी जगह पर वो भीम ऐप यूज कर सकते। कैसे काम करता है? तो यहां पर आपको पहले ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको भीम ऐप डाउनलोड करना होगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले करना पड़ता है आपको मोबाइल वेरिफिकेशन, है ना, है कि नहीं। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे तो ये पूछेगा आपका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक। फिर अकाउंट लिंक करना पड़ेगा, तो वो एक वेरिफिकेशन होता है ना। और फिर एक हमें पासवर्ड या कोड बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ये 3 लेयर में काम करता है, 3 लेयर में काम करता है, ठीक है। यानी कि भीम ऐप तो ऐसे ही काम करता है क्या, जल्दी बोलो। सबसे पहले हम जब डाउनलोड करते हैं तो मोबाइल पूछता है कि कौन सा नंबर है, क्या आदमी हो तुम, ठीक, मोबाइल। फिर उसके बाद हम बैंक अकाउंट जोड़ते हैं, बैंक अकाउंट जोड़ने के बाद हम लोग उसमें पासवर्ड बनाते हैं। अब हम जिसको भेजना चाहें भेज सकते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड जो होता है, ठीक है, उसमें तो इतना सब प्रोसेस नहीं होता, मोबाइल नंबर कुछ नहीं होता उसमें। डेबिट कार्ड में दो ही चीजें चाहिए, एक तो खुद में डेबिट कार्ड चाहिए, यानी कि वो कार्ड होना चाहिए, और दूसरा पिन होना चाहिए, है कि नहीं। बस इससे काम हो जाएगा। बोलो सर हम तो बेरोजगार हैं, हमें भीम भीम का क्या बेटा बेरोजगार अभी है ना, कि आपने कसम खा ली है कि मैं जीवन भर काम नहीं करूंगी, है? बोलो ऐसा तो नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो बच्चों सही है कि भीम ऐप यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है। दूसरा स्टेटमेंट ठीक नहीं, जहां पिन डेबिट कार्ड में चार चार कहां होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन थोड़ी ना है, पहले तो कार्ड और वो दो चीजें चाहिए। भीम ऐप दो नहीं है, 3 स्टेप पे है। तो ये गलत हो गया, हमारा पहला सही हो गया, है ना। यस भाई, अभी किसी के पास पैसे नहीं है तो क्या वो जीवन में पैसे ही नहीं आएंगे उसके पास, है कि नहीं। हाँ तो भीम देखो, कई, अच्छा ये बताओ, जब कोई आदमी शादी में जाता है तो पहले शेरवानी सिलवाता है कि पहले शादी करता है, कि बाद में शेरवानी सिलवाएंगे या शेरवानी खरीदता है? जब शेरवानी खरीदेगा, स्टेप क्या है, पहले शेरवानी खरीदी जाएगी फिर शादी की जाएगी। ऐसे थोड़ी ना है कि पहले शादी की जाएगी फिर शेरवानी खरीद, अरे पहले भीम ऐप होना चाहिए, फिर नौकरी लगेगी, तब तो उसमें पैसा डालेंगे। अब नौकरी लग गई, खाता ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं है, तो लॉजिक है इस चीज का, बताओ। अब वहां वो कह रहे हैं कि सरकार कह रही पैसा देना है, पैसा देना है, तुम कह रहे पैसा तो है ही, पैसा कहां से देंगे, अब तो दिक्कत हो जाएगी, है। यस, है ना। चलो जी, रिजर्व बैंक द्वारा एक राष्ट्र एक लोकपाल योजना की घोषणा की गई। बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और डिजिटल लेन देन में उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए समर्थित लोकपाल योजनाएं हैं, ठीक है। हाँ, पहले कोट लेंगे फिर जूते लेंगे देख रहे हो। यहां पर आप ध्यान रखेंगे, आरबीआई इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आरबीआई का एकीकृत लोकपाल योजना। तो आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना क्या है बच्चों? कहते हैं यहां पर आरबीआई के पास लोकपाल योजना है। क्या होता है लोकपाल या ओम्बुड्समैन? एक ही मतलब है, ठीक है। लेखपाल या ओम्बुड्समैन एक ही मतलब है इनका। आप कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत,
जैसे मान लो, और ये शिकायत निशुल्क होती है, ठीक है, निशुल्क होती है। यहां पर जब शिकायत करेंगे तो जैसे मान लीजिए आपका बैंक में है कोई भी लफड़ा, बैंकिंग ओम्बुड्समैन, डिजिटल लेन देन, डिजिटल ट्रांजैक्शन का कोई लफड़ा हो गया है भाई, या फिर एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का कोई लफड़ा हो गया। पहले ये सब अलग अलग हुआ करते, है ना, पहले ये सब अलग अलग हुआ करते थे कि यहां अगर इनका लफड़ा है तो अलग जाके कंप्लेन करनी है, इनका अलग है। अब इन सबको मर्ज करके इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि मेरी बैंक वाले जब नहीं सुनेंगे तो मैं ओम्बुड्समैन में जाऊंगा, है ना, यहां यहां जाऊंगा। बैंक वाले जब नहीं सुनेंगे, जैसे मान लो मैंने पैसे निकाले एटीएम से और पैसे नहीं आए और वो बता भी नहीं रहे, तो 30 दिन में अगर उन्होंने मुझे सोल्यूशन नहीं दिया तो मैं यहां जा सकता हूं, ठीक है। आरबीआई द्वारा नियुक्त किया जाता है, आरबीआई इनकी अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। और वो सभी लोग भी यहां पर करवा सकते हैं, काम कर सकते हैं, जो लोग भारत में अकाउंट रखते हैं, ठीक है, उन सभी लोगों की समस्या सुनी जाएगी। तो आरबीआई एक राष्ट्र एक लोकपाल की योजना की घोषणा करता है, 2021 में करी। ओम्बुड्समैन और लोकपाल का मतलब एक ही है, ठीक है। और यहां पर कहते हैं बैंकिंग या फाइनेंशियल कंपनीज या फिर फाइनेंशियल डिजिटल लेन देन या बैंक, इस तरीके कोई भी लेन देन की शिकायत भी कर सकते हैं। तो 1 और 2 इज करेक्ट आंसर, 1 और 2 यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम में, यानी कि आरबीआई, ठीक है, निगम में सुधार पर नंदन नील केड़ी पैनल की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नंदन नील केनी पैनल रिफॉर्मिंग द आरबीआई एंड एनपीसीआई। भारतीय क्या कह रहे हैं कि एक पैनल बनाया गया जिसने आरबीआई और एनपीसीआई में सुधार की बात कही। क्या कहा, आरबीआई को क्षेत्रवार डिजिटल फाइनेंशियल समावेशन सूचकांक तैयार करना चाहिए। आरबीआई शुड प्रिपेयर एरिया वाइज डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। अनैतिक सेवा वाले क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान अवसंरचना अविकसित करने के लिए स्वीकृति विकास निधि की स्थापना की जानी चाहिए। इधर देखिए, सेटअप एंड एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड टू डेवलप डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पुअरली सर्व्ड एरिया। पुअरली सर्व्ड एरिया का मतलब है, इन्होंने कहा कि जिन एरिया के अंदर डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा, वहां पर तेजी से डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट हो, उसको और कैसे विस्तार मिले, तो इसके लिए एक फंड बनाइए। फिर इन्होंने कहा इंक्रीज एमडीआर, जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। तो देखिए क्या सही हो सकता है, हम सबको पता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो शुल्क होता है जो बैंकों के द्वारा व्यापारियों पर लगाया जाता है। तो आपको ये तो समझ में आएगा कि व्यापारियों पर लगने वाला शुल्क कभी भी बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर व्यापारियों पर लगेगा तो फिर कैशलेस इकोनॉमी जो हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी। तो 1 तो 3 तो नहीं कहीं बैठेगा, है ना। पहला और दूसरा सही है इसमें, पहला और दूसरा सही है। 9वें में आप जाएंगे तो 9th में पहला और दूसरा सही है। अब ये नंदन साहब की जो नील केनी नंदन साहब जो हैं, इनकी जो कमेटी है क्या क्या कह रही है जरा देखो आप। नंदन नील केनी कह रहे हैं बैंकिंग सेवाएं 5 किलोमीटर के रेडियस में होनी चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच होनी चाहिए, ठीक है, बैंकिंग सेवाओं की। दूसरा क्या कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एरिया वाइज बननी चाहिए, मतलब
ऐसा नहीं कि पूरे देश में इतने लोगों के खाते खुल गए, नहीं, गांव में कितने खुले, शहरों में कितने खुले, है ना, सेमी अर्बन एरिया में कितने खुले, तो पता होना चाहिए कि कहां पर तेजी से खाते खुल रहे हैं, कहीं नहीं खुल रहे हैं, ये सब होना चाहिए, है ना। फिर क्या कहा कि अगर बैंकिंग को और खूब ऊपर ले जाना है तो रिड्यूस एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट को भी कम करना चाहिए, है ना। हाँ, ये भी ध्यान रखना। फिर क्या कह रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में, यानी कि बैंकलेस एरिया में, बैंकलेस या ब्रांचलेस एरियाज में जो वहां के लोकल वेंडर होते हैं ना, जो छोटे मोटे वहां के दुकानदार हैं, उन्हें ही बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बनाया जाना चाहिए। मतलब बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का मतलब है, जैसे मान लो कहीं पहाड़ पर अब बैंक नहीं है, तो वहां एक दुकानदार होगा, उसको ये काम सौंप दीजिए कि भाई तुम बैंकों के सारे काम करना, पैसा ऐसा लेना और नीचे लाके जमा कर देना, तो उसको बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बनाया जाना चाहिए, यहां पर ये कहा। तो नंदन नीलकेनी समिति की ये सिफारिशें थी, और इन सिफारिशों में हम देख सकते हैं कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि भाई आरबीआई को क्षेत्रवार बनाना चाहिए, दूसरा एमडीआर को कम करना चाहिए, तीसरा एक एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड जरूर बनाना चाहिए। 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन नाम पता है आपको, डीमोनेटाइजेशन क्या है? नोटों को बदलने की प्रक्रिया डीमोनेटाइजेशन कहलाती है। डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो आप किस क्लास में थे, आपको याद है? कितने साल हो गए डीमोनेटाइजेशन को, बोलो। तब तुम बच्चे थे। Demonetization has been used as a tool to, कह रहे हैं विमुद्रीकरण का उपयोग निम्नलिखित में किस उपकरण के लिए किया जाता है? स्टेबलाइज करेंसी, फाइट इन्फ्लेशन, फैसिलिटेट ट्रेड। मुद्रा को स्थिर करने के लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुद्रास्फीति से संघर्ष करने के लिए, और व्यापार को सुगम बनाने के लिए। सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से, यस, बिल्कुल सही जवाब है। डीमोनेटाइजेशन का प्रयोग स्टेबलाइज करेंसी, फाइट इन्फ्लेशन, ऑल आर करेक्ट, इसीलिए किया जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। डीमोनेटाइजेशन यह किसी मुद्रा इकाई से उसकी वैध मुद्रा को दर्जा छीन लेने का कार्य करता है। इट इज द एक्ट स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज अ लीगल टेंडर, एज अ लीगल टेंडर। विमुद्रीकरण काले मुद्रा और समानांतर अर्थव्यवस्था का साहसपूर्ण मुकाबला करने के लिए एक त्वरित कदम था। Demonetization was an expeditious move to boldly counter the black money and parallel economy. 5th क्लास में थे, हैं? 5वीं में थे तुम्हें, 2016 में हुआ था, चलो ठीक है। 11वें का बी होना चाहिए, किसी ने कहा, अच्छा जी, सी होना चाहिए। ओके, डिमोनेटाइजेशन समझ लें होता क्या है। डीमोनेटाइजेशन या हिंदी में लिखते हैं विमुद्रीकरण, है ना, लिख सकते हैं। नए पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने की प्रक्रिया। यस या नो? यस। देखो जी, पुराने नोटों को याद करिए, पुराने 1000 और 500 बदले गए नए 500 और 2000 से, और इसी को डीमोनेटाइजेशन नाम दिया, ठीक है। यानी इसका मतलब जो पुरानी करेंसी है वो अब लीगल नहीं है ना, तो यानी कि इसकी रेपुटेशन चली गई, इज्जत चली गई, ठीक है, पहली चीज तो।
दूसरा, डिमोनेटाइजेशन क्यों किया गया, एक तरीके से हम केस समझते हैं। तो एक टर्म होता है पैरेलल इकोनॉमी, या हम इस हिंदी में बोलते हैं समानांतर अर्थव्यवस्था, ठीक है। पैरेलल इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी का मतलब होता है ब्लैक मनी, काला धन, काला धन। अच्छा ये बताओ, अगर काला धन पुराने नोटों में होगा 500 और 1000 में, है ना, और वो नोट ही बंद कर दिए जाएं, तो काला धन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने एक काम किया था, हालांकि वो उतना प्रभावी नहीं रहा और मजा नहीं आया सरकार को, सरकार का नुकसान ही हुआ उसमें, है ना। चलिए देखते हैं जरा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ये इट इज एक्ट एज स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स एज अ लीगल टेंडर। तो ये डिमोनेटाइजेशन क्या करता है, किसी भी मुद्रा का लीगल टेंडर का जो स्टेटस है वो छीन लेता है। तो बिल्कुल पुराने जो 500 1000 थे उनका लीगल टेंडर का स्टेटस क्या कर दिया, इसने छीन लिया। डिमोनेटाइजेशन एक बहुत ही साहसपूर्ण कदम है ब्लैक मनी जो होती है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा हुआ, सही हो गया कि नहीं। तो 1 और 2 इज करेक्ट आंसर। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। चलो जी, भारत सरकार ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी समिति बनाई, विच ऑफ which committee has been constituted to promote to boost the cashless transaction। एक लिखा नचिकेते मोर कमेटी, शांता कुमार कमेटी, HR खान कमेटी, नीरज कुमार गुप्ता कमेटी, बताइए जरा। हाँ जी आचार्य जी, अच्छा बताओ बताओ, चलो लगाओ अंधी लगाओ बेटा। वर्ष 2016 में, अब इसका आंसर नहीं पता होगा कोई बात नहीं, 2016 में जो नीरज कुमार गुप्ता कमेटी थी, कमेंट सेक्शन में लिखिए कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, नाम लिखिए, फटाफट लिखेंगे नाम जल्दी से। हाँ ठीक है, नीरज कुमार गुप्ता कमेटी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, काला धन क्या है, ब्लैक मनी। देयर इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ब्लैक मनी इन इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था में काला धन की उचित परिभाषा है, उचित परिभाषा है। इट इज टर्म्ड एज illegitimate as it goes unrecognized for the tax declaration। इसे अवैध कहा जाता है क्योंकि यह कर घोषणा के लिए मान्य नहीं है, कर घोषणा के लिए मान्य नहीं है। दूसरा, कर काला धन सरकारी प्राधिकारियों से छुपाया जाता है और देश के जीडीपी में परिलक्षित नहीं होता। ब्लैक मनी इज हिडन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड is not reflected in the GDPs of the country। बताओ भाई, GDP of country क्या होना चाहिए, 13 का। देखो बेटा, ब्लैक मनी की डिफिनीशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, और काला धन की परिभाषा क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना है कहीं लिख दें, है कि नहीं। तो सो दैट ब्लैक मनी की डिफिनीशन हो सकती है अलग अलग कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। कोई ऐसा कह सकता है कि ब्लैक मनी ऐसी मनी होती है जिसका इनकम ऑफ सोर्स के बारे में ना पता हो। ब्लैक, हर देश में अलग अलग कानून भी हो सकता है ना, है ना। तो इसकी कोई ऐसी यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं होगी। बिल्कुल ये इलीगल तो है ही है, और इलीगल है इसलिए आप ये नहीं कह सकते, यानी कि अगर आप टैक्स जमा भी करना चाहोगे तो नहीं, जैसे कल को आप चोरी करके ले आओ, ब्राइवरी करके ले आओ, और कल को कहो कि अरे ब्राइव है कोई बात नहीं टैक्स दे देंगे वाइट हो जाएगा, तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उस पर टैक्स भी जमा नहीं कर सकते। फिर कहते हैं ब्लैक मनी को हम सरकार से छिपाते हैं, बिल्कुल छिपाते हैं, और जब आप सरकार से छिपा लोगे तो जीडीपी में कहां से गिन पाएगी सरकार,
तो ब्लैक मनी सरकार से छिपाते भी हैं और ब्लैक मनी फिर रिफ्लेक्ट भी नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो 2 और 3 इज करेक्ट आंसर, तो बी इज करेक्ट आंसर। चलिए काले धन का प्रभाव देखिए, कहते हैं काले धन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लैक मनी। पहला स्टेटमेंट है, यह किसी देश की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। इट अफेक्ट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ कंट्री। यह देश में एक समानांतर अर्थव्यवस्था बनाता है। इट क्रिएट्स अ पैरेलल इकोनॉमी इन द कंट्री। थर्ड स्टेटमेंट है, इससे मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी। दिस विल लीड राइज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। अब जरा सोचिए आप, हाँ जी, डाउट की स्पेलिंग DOUBT होती है, DAUT नहीं होती। जल्दी से आंसर करिए। हाँ जी, चलिए देखो, अगर ब्लैक मनी होगी किसी भी देश के अंदर तो उसकी क्रेडिट ठीक नहीं रहेगी, ये बात तो सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये हमारी क्रेडिट को खराब करता है और ऐसा लगता है कि लोग यहां पर ठीक काम नहीं करते होंगे। ब्लैक मनी होने से एक पैरेलल इकोनॉमी, व्हाइट मनी तो होती है, साथ के साथ ब्लैक मनी भी तो पैरेलल समानांतर चलने लगती है, ये भी ठीक है। अगर ब्लैक मनी होगी तो उससे मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ब्लैक मनी क्या करती है, याद रखना, मनी की सप्लाई को बढ़ा देती है, ज्यादा पैसा हो जाता है बाजार में, और जब कभी भी किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी उसकी प्राइस या उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कम। तो ब्लैक मनी से मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा। तो 1 और 2 इज करेक्ट आंसर, है ना। ओके, मेरी क्लास अर्थव्यवस्था की मिलेगी मिलेगी, सबर करो। भारत में काले धन के सृजन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव भारत सरकार के लिए चिंता का मुख्य कारण है। अब यहां पर पूछना है कि इसमें से कौन सा कारण है जो चिंता का कारण है सरकार के लिए, काला धन अगर होता है। पहला कहना है कि अचल संपत्ति की खरीद और लग्जरी आवास में निवेश के लिए संसाधनों का व्यपवर्तन, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीशियस स्टोन एंड ज्वेलरी एंड गोल्ड्स, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश तथा बहुमूल्य पत्थर आभूषण सोना आदि की खरीद, लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ टू रीजनलिज्म। कहते हैं राजनीतिक दलों को भारी मात्रा में दान और क्षेत्रवाद का विकास होगा। फिर कह रहे हैं कि लॉस ऑफ रेवेन्यू स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू इवेजन, कर चोरी के कारण राज्य राजकोष को राजस्व की हानि होगी। देखो जरा फल सही से पढ़ो, कह रहा अगर काला धन है तो सरकार को क्या दिक्कत होगी इससे। तो काला धन है तो सरकार को एक दिक्कत हो सकती है, याद करो, काला धन इसका मतलब नो लॉस ऑफ टैक्स, क्योंकि काला धन का मतलब क्या होगा, सरकार को कर नहीं मिलना। बोलिए, काला धन होगा, दान देंगे और ये सब देंगे, ये तो बात की बात है ना। सबसे पहला सरकार को नुकसान क्या है, काला धन होने से सरकार का सबसे पहला नुकसान यह है कि भाई, सबसे पहला नुकसान यह है कि किसी भी तरीके से सरकार के राजस्व को नुकसान हो जाएगा, वहां पैसा पहुंचेगा नहीं। तो डी होना चाहिए ना इसका आंसर। बोलिए, यस, दैट्स ग्रेट। चलिए अब हम अपने क्लास के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में कौन सा काले धन पर अंकुश लगाने के लिए किए गए उपाय हैं। Which of the above measures are taken to curb the black money? ब्लैक मनी कैसे कंट्रोल होगी, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जाए, नोटबंदी को बढ़ावा दिया जाए और कर आधार में कमी की जाए।
कर आधार मतलब अधिक से अधिक लोगों को, कर आधार का मतलब होता है कि कर देने वाले लोग। तो अगर ज्यादा कर देने वाले लोग होंगे तो क्या होगा, कम कर देने वाले लोग होंगे तो क्या होगा, उसके हिसाब से आंसर दो। इनका सिंपल पूछना है कि कर आधार जो है, जो ब्लैक मनी है ना, उस पर कैसे रोक लगाओगे आप? हाँ जी, अगर मैं कहूं ब्लैक मनी पर नोटबंदी कर देंगे, सही है, कैशलेस, ठीक है, आधार में कमी मतलब कम लोग टैक्स देंगे तो नुकसान होगा ना, तो कर चोरी हो जाएगी। कर आधार का विस्तार हमें बढ़ाना है, इंक्रीज, तब सही होगा ना। ज्यादा इंक्रीज्ड टैक्स बेस का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देंगे, है ना। तो यहां पर ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो 2 and 3 इज करेक्ट आंसर, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। और